आई होप आप सब खरीदते होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का जो सेकंड हाफ हमने टेस्ट लिया था यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक, उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था, ए परफेक्ट सुपर कंडक्टर इज परफेक्ट डैश मटेरियल। तो ये जब हमने लेक्चर लिया था उस वक्त हमने बड़ी डिटेल से ये बात की थी कि जो परफेक्ट सुपर कंडक्टर होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, और जो परफेक्ट सुपर कंडक्टर होता है वो एक परफेक्ट डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, हिस्टेरेसिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ डैश सब्सटेंसेज। तो हिस्टेरेसिस क्या चीज़ है कि करंट जो है वो लैग करता है और मैग्नेटाइजेशन जो है वो लीड करती है, और ये कौन से सब्सटेंसेज में ये प्रॉपर्टी होती है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में होती है। चार्ज ऑन पी टाइप मटेरियल पे कौन सा चार्ज होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज कैरी होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़ा इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी टाइप के अंदर जो कि मेजॉरिटी जो चार्ज कैरी होते हैं वो होल्स होते हैं, तो वहाँ से कुछ लोग जो है वो इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि शायद इसके ऊपर पी टाइप मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब डोपिंग करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके अंदर होल इजेक्ट करते हैं, बल्कि जब डोपिंग आप करते हैं तो एक पूरा एटम रिप्लेस करते हैं, और एटम का मतलब है कि आप उसके अंदर पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ही शामिल करते हैं। लिहाजा पी टाइप ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट इज द सेम एज दैट। तो पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, और उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, प्रोपेगेशन ए क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट। तो ये वो पॉइंटिंग वेक्टर है जो आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करे, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जो एनर्जी एसोसिएट है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है। तो ई क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड गेट हैज इक्विवेलेंट टू। तो एंड गेट जो है वो एक लिहाज से सीरीज स्विचिंग होती है। एंड गेट का मतलब होता है कि जितने भी आपकी इनपुट्स हैं वो सारी की सारी वन पे होंगी तो आपको आउटपुट वन मिलेगी, और सीरीज स्विचिंग में भी यही होता है कि जितने स्विच लगे हैं वो सारे के सारे जब ऑन होते हैं, सारे के सारे जब क्लोज आप करते हैं तब आपका करंट फ्लो करता है और सर्किट जो है वो ऑन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी कैरिड बाय मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन अ वैक्यूम इज इक्वल टू। रेशियो लेनी है आपने मैग्नेटिक कंपोनेंट से की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ। तो फॉर्मूला आपके पास गिवन है, E इक्वल टू सी बी, आपको पता है। तो बी और ई की आपने रेशियो लेनी है, मैग्नेटिक कंपोनेंट को पहले रखना है और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को बाद में रखना है, तो ये आपका आंसर आएगा 1/c। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एनर्जी रेडिएटेड बाय हार्ट बॉडी इज ई एट टेंपरेचर टी, देन एट व्हाट टेंपरेचर एनर्जी रेडिएटेड बाय सेम बॉडी विल बी 16 ई। तो हार्ट बॉडी से जो टेंपरेचर टी पे एनर्जी रेडिएट हो रही है वो ई है, तो हमने वो टेंपरेचर फाइंड करना है जिस पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो 16 ई है। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन जो लॉ है उससे हम ये फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है, ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो दूसरे वाला केस है जिसमें जो ई है वो रिप्लेस हो गया 16 ई से, इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा क्योंकि कांस्टेंट है ये दोनों में वही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा टी प्राइम की पावर 4। तो ये टी प्राइम हमने देखना है, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों को आपस में इनकी रेशो ले लें और इस तरीके से टी प्राइम फाइंड कर लें। तो सिग्मा टी प्राइम की पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा टी की पावर 4 इज इक्वल टू 16 ई ओवर ई। तो ये ई कट गया, सिग्मा सिग्मा से कट गया, और इस तरीके से आपके पास जो टी प्राइम की पावर 4 है वो इक्वल हो जाएगा 16 टी की पावर 4, और दोनों तरफ आप पावर ले लें 4 1/4। तो इस तरीके से ये 2 की पावर 4 टी की पावर 4 और 1/4, और ये 4 आपस में कट गए, इस तरीके से टी प्राइम इज इक्वल टू 2 टी। तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे जो रेडिएशन एमिट हो रही है या जो एनर्जी एमिट हो रही है वो 16 ई आपको देगी, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 टी आ रहा है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन वर्क्स इन रिवर्स बायसिंग। इनमें से कौन सा है जो रिवर्स बायसिंग पे काम करता है, वेक्टर डायोड, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, फोटो डायोड। तो ये जो दो हैं इनके बारे में तो आपको आइडिया होगा। तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और फोटो डायोड दोनों ही रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो वेक्टर डायोड होता है जो कि वेरिएबल कैपेसिटर और डायोड का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये भी रिवर्स बायसिंग में काम करता है। लिहाजा ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा डीके अकर्स प्राइमरली इन न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर। तो अल्फा डीके जो है ये ऐसे न्यूक्लियाई में होता है जहाँ पे मास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 200 हो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज लोएस्ट एनर्जी इफ ऑल हैव सेम वेवलेंथ। तो अब हमें पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन सारे के सारे मटेरियल पार्टिकल हैं, और मटेरियल पार्टिकल के साथ वेवलेंथ उसी वक्त एसोसिएट होती है जब वो मोशन में है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एनर्जी की बात हुई है, लोएस्ट एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की बात है, क्योंकि ये जो वेवलेंथ एसोसिएट हो रही है ये मोशन में है। तो जब पार्टिकल मोशन में है तो उस वक्त उसके साथ मैटर वेव एसोसिएट होती है जो कि डी ब्राले वेवलेंथ होती है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर पी से आप फाइंड कर सकते हैं डी ब्राले वेवलेंथ। तो ये अब जो एनर्जी यहाँ पे बात हो रही है ये कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। तो अब बात समझ नहीं आपने, उसने खुद कह दिया कि सबकी जो डी ब्राले वेवलेंथ है वो सेम है, यानी लैम्डा पी जो है, लैम्डा पी यानी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा एन यानी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा ई यानी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा डी यानी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन। तो वेवलेंथ सब की सेम है, हमने बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी कम है, लोएस्ट है। तो हमें एनर्जी का फार्मूला पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है पी स्क्वायर ओवर 2m। अब देखते हैं कि पी का और एम का क्या रोल है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम डी ब्राले वेवलेंथ की तरफ जाते हैं, वो फार्मूला में देता है एच ओवर पी। तो देखें, जब वेवलेंथ सब की सेम है, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वेवलेंथ सेम है तो फिर एच वैसे कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल क्वांटिटी है ही नहीं है। इसका मतलब है फिर मोमेंटम भी सबका सेम है। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि मोमेंटम भी फिर सबका सेम है।
क्योंकि एच कांस्टेंट है। हाँ, अगर एच कोई वेरिएबल क्वांटिटी होती तो फिर हम कह सकते थे कि पी जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो चूंकि एच एक कांस्टेंट है जो कि प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.6 × 10⁻34 जो सेकंड, तो लिहाजा इस हिसाब से जो पी है वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और इसको आप देख भी सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आप जब इक्वेशन डिराइव करते हैं तो वहाँ पे आपने एक चीज देखी हुई है, वो है पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। तो पी जो है वो इक्वल है एच वैसे कांस्टेंट, लैम्डा ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि लैम्डा चेंज नहीं हो रहा, चारों के चारों पार्टिकल के लिए सेम है, लैम्डा भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इस कंडीशन के लिए। ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है इसकी बात कर रहा हूं, इसके लिए मोमेंटम सब पार्टिकल का सेम होगा। यानी जब तमाम पार्टिकल के साथ जो मैटर वेव एसोसिएटेड है, जब उनकी वेवलेंथ सेम है तो इसका मतलब है कि उन सबका मोमेंटम सेम है। अब आ जाते हैं अपने फार्मूले पे। तो जब मोमेंटम सबका सेम है यानी न्यूमिरेटर की क्वांटिटी जब सबकी सेम है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मैस। जिस पार्टिकल का मैस सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जिसका मैस सबसे ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि किस पार्टिकल की एनर्जी लोएस्ट है, लिहाजा हम देखेंगे इनमें से किसका मैस सबसे हाईएस्ट है। और मैस सबसे हाईएस्ट होता है ड्यूट्रॉन का, क्योंकि ड्यूट्रॉन होता है 1H2। ठीक है, यानी एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियन है, यानी एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। जबकि ये सिंगल प्रोटॉन है, सिंगल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, यानी इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन सबसे कम एनर्जी ड्यूट्रॉन की होगी क्योंकि इसका मैस सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन है वो ड्यूट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 11 है द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन एंड सॉरी द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड फोटॉन आर सेम देन देयर डैश आर इक्वल। प्रोटॉन और फोटॉन की वेवलेंथ सेम है। चलें जो कि मैंने उसके हिसाब से चलते हैं। फोटॉन की वेवलेंथ के लिए फार्मूला होता है ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और प्रोटॉन की वेवलेंथ के लिए फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एक मटेरियल पार्टिकल है और मटेरियल पार्टिकल के साथ मैटर वेव एसोसिएट होती है जो कि डी ब्राउले वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। जबकि जो फोटॉन होता है उसके लिए फार्मूला फिक्स है। उसके लिए जब आप एनर्जी या आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो आपने ई इक्वल टू एच एफ वाला फार्मूला यूज करना है, जिसको आप फर्दर ई इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा लिख सकते हैं। तो वो कह रहा है वेवलेंथ इनकी सेम है, तो वेवलेंथ निकालें यहाँ से, तो इसकी वेवलेंथ निकलेगी एच सी ओवर ई, और इसकी वेवलेंथ ऑलरेडी हमने निकाली हुई है एच ओवर पी। दोनों को आपस में इक्वल करते हैं क्योंकि गिवन है कि दोनों प्रोटॉन और फोटॉन की वेवलेंथ सेम है। हमने बताना कि क्या इनकी स्पीड सेम है, मोमेंटा सेम है, एनर्जी सेम है या वेलोसिटी सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दें। तो एच सी ओवर ई इज इक्वल टू एच ओवर पी, सॉरी एच ओवर पी, यहाँ पे ये एच ओवर पी आ गया। तो एच और एच आपस में कट गए, और इस तरीके से हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है सी ओवर ई इज इक्वल टू 1/p, या आप इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू ई ओवर सी। अब ये पी जो है ये आपको पता है ये कहाँ से अराइज हुआ है, ये डी ब्राले का जो फार्मूला था वहां से पिया है। और ये पी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल जब मूव कर होता है तो ये उसका मोमेंटम है। ठीक है, ये चीज जो है ना फार्मूला को अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि हम कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं और इसके अंदर जो चीजें क्यों है ये कब और किस चीज को एक्सप्लेन कर रही हैं। तो यहाँ पे जो पी है ये मोमेंटम है मटेरियल पार्टिकल का जो मूव कर रहा है। और ये जो ई ओवर सी है ये भी अगर आप गौर करें तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ई इक्वल टू पी सी, ये फार्मूला है फोटॉन के लिए। अगर फोटॉन का मोमेंटम फाइंड करना हो तो ये फार्मूला हम लिखते हैं ई इक्वल टू पी सी। तो यहाँ से अगर जरा आप पी निकालें तो क्या बनता है ई ओवर सी, यानी फोटॉन का जो मोमेंटम है वो ई ओवर सी आ रहा है। ये जो मोमेंटम है ये मटेरियल पार्टिकल का है, और जो ई ओवर सी है ये भी मोमेंटम है किसका, फोटॉन का। तो इसका मतलब फिर यूं हुआ कि मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन। यानी कि जब प्रोटॉन और फोटॉन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी तो फिर उनका आपस में कौन सी चीज इक्वल होगी, वो है फोटॉन, सॉरी मोमेंटम। तो लिहाजा सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सी मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो वो है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 13, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स ऑन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, या नेचर ऑफ मटेरियल पे, या बोथ ए एंड सी पे। तो एनर्जी बिल्कुल डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जो कि वर्क फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, और बाकी जो ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो तो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को अपने पेरेंट एटम से फ्री करवाने में। बाकी अगर फोटोन के पास थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी होगी वो सारी सारी किधर कंज्यूम हो जाएगी, कहाँ यूज हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसका मतलब एक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दूसरा वो कह रहे हैं इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड करती है, वही वर्क फंक्शन आ जाता है। दायरा हर किस्म की मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन एक जैसा नहीं होता, तो वर्क फंक्शन का ताल्लुक भी फ्रीक्वेंसी के साथ ही बनता है, क्योंकि वर्क फंक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वो एच एफ नॉट वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो लिहाजा पहला और तीसरा ऑप्शन यानी ए एंड सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस इज क्वाइट रैंडम। रेडियो डिके प्रोसेस होता है ये टोटली रैंडम होता है, इसमें कोई रेगुलरिटी कोई सिमेट्री नहीं होती। डिके कांस्टेंट लैम्डा डिपेंड्स ऑन, डिके कांस्टेंट लैम्डा टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब ज़रा यूरेनियम है तो उसका डीके कांस्टेंट और होगा, प्लूटोनियम है तो उसका डीके कांस्टेंट और होगा, कार्बन 14 है तो उसका डीके कांस्टेंट और होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज मोर अनस्टेबल अमंग एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल में कौन सा अनस्टेबल है, तो वो न्यूट्रॉन है जिसकी हाफ लाइफ तकरीबन को 10.5 मिनट है। 17, इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ एक्स रेज इज डैश देन माइक्रोवेव। फ्री स्पेस मतलब है वैक्यूम के अंदर एक्स रे की जो स्पीड है क्या वो माइक्रोवेव के इक्वल है, लेस है या ग्रेटर है। तो ये याद रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें पता है चूंकि 7 किस्म की वेव्स होती हैं, रेडियो वेव से शुरू होती हैं, फिर आगे माइक्रोवेव आती हैं, उसके बाद फिर इंफ्रारेड आ जाती हैं, फिर विजिबल आ जाता है, फिर अल्ट्रावायलेट आता है, फिर एक्स रे आता है, और फिर आखिर पे गैमा आती है। तो ये 7 किस्म की हैं।
पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर 7 किस्म की रेडिएशन होती हैं, तो सातों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट होती है फ्री स्पेस के अंदर, लेकिन एक चीज सबकी कॉमन है, वो है स्पीड। तो इन तमाम जो वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन सब की फ्री स्पेस के अंदर सबकी जो स्पीड है वो इक्वल होती है, लिहाजा एक्स रे की और माइक्रोवेव की जो स्पीड है वो इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन विद बोरॉन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई फॉर्म। तो इसकी क्वेश्चन बनाया, आप आसानी से लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन को आपने फॉल करवाया बोरॉन पे, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर बोरॉन का होता है 5 और मास नंबर इसका होता है 10। क्या मिला आपको, एक हीलियम मिला, यानी अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम मिला आपको 2 4। तो अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि इधर जो टोटल एटॉमिक नंबर बन रहा है वो 5 बन रहा है, तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 5 बनना चाहिए, तो 2 यहाँ पे है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 होना चाहिए। और 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का होता है। इसका मतलब है जो नया पार्टिकल, जो नया एटम बनेगा वो लिथियम होगा। 19 क्वेश्चन, डिप्लीशन रीजन इन पी एन डायोड कंटेन्स, पी एन डायोड के डिप्लीशन रीजन में क्या चीज होती है, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इमूवेबल आयंस होते हैं, या कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ पे इमूवेबल आयंस होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट। अब मीन लाइफ टाइम का फार्मूला हमें पता है, वो इक्वल होता है 1/लैम्डा। तो प्रोडक्ट ले लें मीन लाइफ टाइम का यानी टी स्क्वायर का, और डीके कांस्टेंट लैम्डा का, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के।